प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ बिहार में वास्तुकला एवं चित्रकला का जो विकास हुआ है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के समय से ही कलाओं का विकास होता रहा है, लेकिन उस समय की जो कलाएं थी वो मुख्य रूप से लकड़ियाँ, मिट्टी, वानस्पतिक रंगों का प्रयोग करके बनाई जाती थी, जिस कारण उनके साक्ष्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो सही मायने में चिरस्थायी कलाओं का जो विकास हुआ वो मौर्य कला से देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। चूँकि मौर्य वंश का बिहार से गहरा संबंध रहा है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मौर्य कला के साथ। तो कला के क्षेत्र में पाषाण का व्यापक रूप से मौर्य कला में उपयोग हुआ तथा मौर्य कला में जो कलाएं हैं वो दो रूपों में देखने को मिलती है। एक राजकीय या दरबारी कला कहलाती है तथा दूसरी लोक कला एवं मूर्ति कला कहलाती है। राजकीय या दरबारी कला जो है वो चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हरार से प्राप्त जो राजप्रासाद है वो इसका अप्रतिम उदाहरण है, जिसमें 84 पाषाण स्तंभ लगे हुए हैं तथा 140 फीट लंबा व 120 फीट चौड़ा यह राजप्रासाद बनाया गया हुआ है। चीनी यात्री फाहियान जब यहाँ आए थे तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यह मानव निर्मित महल हो ही नहीं सकता, यह निश्चित रूप से देव निर्मित महल है। सम्राट अशोक की कलाकृतियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक तो स्तंभ कला है, दूसरी स्तूप कला है, तीसरी पाषाण वेदिका है और चौथा गुहा विहार का नाम आता है। तो मुख्य रूप से जब स्तंभ कला की बात करते हैं तो स्तंभ जो बनाए गए थे, सारनाथ का स्तंभ उसमें सबसे प्रसिद्ध स्तंभ है, जिसके ऊपर हंस, सिंह, हाथी और बैल, इन 4 पशुओं की आकृति स्तंभ के शीर्ष पर देखने को मिलती है तथा यह स्तंभ भारत, सारनाथ का स्तंभ भारत का राज चिन्ह भी है और उस समय भी यह शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। स्तूप की बात की जाए तो धर्मराज का स्तूप इस समय सबसे फेमस था, जो अशोक ने निर्माण करवाया था और यह स्थित कहाँ पे था? तक्षशिला में स्थित था। पाषाण वेदिका की बात की जाए तो 3 पाषाण वेदिकाएँ मिली हैं खुदाई में। और गुहा विहार की बात की जाए तो यह अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ ने गया से 16 मील उत्तर बराबर व नागार्जुनी पहाड़ियों से गुहा विहार देखने को मिलते हैं, जिसमें दशरथ के समय बनाया गया लोमेश ऋषि गुफा बहुत ही प्रसिद्ध है। अब लोक कला व मूर्ति कला की बात की जाए तो इसे जनसाधारण द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं लोक कला का प्रमुख आधार थी तथा पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर गृहिणी मूर्ति, जिसे स्त्री रत्न या यक्षी का नाम दिया गया है, वह भी लोक कला का अप्रतिम उदाहरण है। फिर जब मौर्य कला के बाद पाल कला को देखने को प्रसिद्धि मिली और पाल शासकों का भी बिहार में काफ़ी वर्षों तक शासन रहा, तो पाल कला पत्थर, कांसे व अष्टधातुओं का प्रयोग पाल कला के समय किया जाता था। पत्थर, कांसे व अष्टधातु का प्रयोग उस समय किया जाता था तथा कांस्य प्रतिमाएं जो बनाई जाती थी पाल कला के समय, उसका जो जनक माना जाता है वो धीमन और उनके पुत्र थे बिटवाल। इन दोनों को माना जाता है कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण शैली का जनक। पाल कला में अनेक महाविहार, स्तूप, चैत्य मंदिर एवं दुर्गों का निर्माण हुआ। जिस तरह से मौर्य कला में हुआ था उसी तरह से यहाँ भी निर्माण हुआ, लेकिन यहाँ पे जो निर्माण हुआ उसमें ओदंतपुरी, यह भारत का दूसरा प्राचीन बौद्ध महाविहार माना जाता है, जिसको बनाने का श्रेय गोपाल प्रथम, जो कि एक पाल शासक थे, उनको जाता है। फिर नालंदा की बात की जाए या विक्रमशिला विश्वविद्यालय या सोमापुर विहार की बात की जाए तो इनकी स्थापना धर्मपाल एवं देवपाल ने किया था, इसका श्रेय इन सबको जाता है। तथा पाल कला के समय बेसाल्ट पत्थर की बनी मूर्तियां, जो कि प्रस्तर प्रतिमाएं कहलाती हैं, उसका भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था। फिर पटना कलम शैली की बात की जाए तो पटना कलम या पटना शैली क्षत्रिय कला के रूप में, जो क्षेत्रीय कलाएं थी उसके रूप में विकसित हुई। कंपनी काल, जिस समय कंपनी काल मीन्स ब्रिटिश काल के समय 18 से 20वीं सदी में यह विकसित हुआ, जिसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। चूँकि यह पटना कलम शैली 18वीं से 20वीं शताब्दी के समय विकसित हुआ और उस समय ब्रिटिश हुकूमत का राज था,
और चूँकि ब्रिटिश हुकूमत के राज को ही कंपनी काल कहा जाता है और उस समय यह शैली विकसित हुई थी, अतः इसलिए इसे कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसमें खनिज, रासायनिक एवं वानस्पतिक रंगों का प्रयोग होता था। हाथी दांत एवं अवरख के बने चित्रों के रंगों के पहले बकरी के दूध की भी लेप की तरह लगाया जाता था। इसमें जो महत्वपूर्ण कलाकार थे, पटना कलम शैली में जिस तरह से धीमन और बिटफाल का नाम पाल कला में आता है, उसी तरह नोहर व मनोहर का नाम पटना कलम शैली में लिया जाता है। अकबर एवं जहांगीर के दरबार में ये दोनों चित्रकार थे। फिर मिथिला चित्रकला की बात की जाए तो मिथिला चित्रकला भी दो प्रकार के थे। एक तो भित्ति चित्र और दूसरा अड़िपन कहलाता था। भित्ति चित्र जो थे, घरों की सतह पर खनिज रंगों से गोसाई घर या कोहबर की सजावट की जाती थी, तथा अड़िपन जो होता था वो भूमि चित्र होता था, जो चावल के आटा व पानी से के साथ मिलाकर रंगों को मिलाकर बनाया जाता था। मिथिला चित्रकला जो है, विद्यापति के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ। तो मिथिला से विद्यापति का नाम हमेशा जुड़ा ही रहता है। तो विद्यापति के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ और यह एक लोक कला है बेसिकली। मिथिला के मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया जिला में इसका विकास ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके विकास में जो प्रमुख नाम आते हैं वो सिया देवी का आता है, कौशल्या देवी का आता है, गंगा देवी है, महासुंदरी देवी हैं, जगदम्बा का नाम आता है, भगवती, नैना, शशिकला इत्यादि के नाम मिथिला शैली में बहुत ही प्रसिद्धि रही इन सब की। इस कला में जापानी व्यक्ति हासेगावा प्रख्यात है। ये कला में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि एक जापानी व्यक्ति हासेगावा मिथिला शैली के लिए प्रख्यात है क्योंकि इन्होंने जापान के तोकामांची में मिथिला संग्रहालय बनवाया हुआ है। अगर मंजूषा शैली की बात की जाए तो अंग जनपद भागलपुर के सिंह नक्षत्र में लोक त्यौहार बिहुला पूजा, विषहरी पूजा या मनसा पूजा के समय कागज, सनई एवं शोला से निर्मित मंदिर की आकृति को मंजूषा शैली कहते हैं। मीन्स मंजूषा शैली क्या है बेसिकली कि अंग जनपद भागलपुर में सिंह नक्षत्र में लोक त्यौहार मनाया जाता है, बिहुला पूजा या विषहरी पूजा या मनसा पूजा। उस समय कागज, सनई एवं शोला से निर्मित मंदिर की आकृति बनाई जाती है, जिसे मंजूषा कहते हैं। यह निचली जाति के लोगों की देन है। शिव की 5 पुत्री मैना, भवानी, देवी, पद्मा, जया, जिसे विषहरी कहा जाता है, प्रकृति प्रेम के बारे में यह उल्लिखित करता है। साथ में शेखर ने इस मंजूषा शैली पर फिल्म भी बनाया है। तो इस तरह से बिहार में जो प्रमुख रूप से कलाएं थी, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम शैली एवं मंजूषा शैली और मिथिला शैली, यह आज मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आप सबको बीपीएससी की पीटी परीक्षा में इन तथ्यों से काफ़ी मदद मिलेगी। अगर इससे आपको लाभ हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।